नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित मौर्य। आप देख रहे हैं हमारा चैनल साइन क्यू कॉस क्यू। तो चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर का कुछ न्यूमेरिकल्स को देखेंगे, क्योंकि हम लोग का चैप्टर पूरा खत्म हो चुका है। हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स को देखेंगे कि क्या हुआ है क्या नहीं इस पूरे वीडियो में, कि जो भी पढ़े हैं फार्मूला किस फार्मूला को कहाँ यूज़ करना है। बहुत सारा चीज़ हम न्यूमेरिकल को ना कराएं हो सके तो, क्योंकि हम सिर्फ बेसिक चीज़ करा रहे हैं कि आपको स्टार्टिंग कैसे करेंगे, आपको कैसा टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चंस तो एक एक फार्मूला से बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। कोई ऐसा इंसान नहीं जो आपको सारा फार्मूला का सारा टाइप का क्वेश्चन में कि सारा क्वेश्चन करा दे। हम आपको टाइप टाइप का क्वेश्चंस करवा देंगे, आप उससे रिलेट कर सकते हैं। जहाँ भी अगर कोई फार्मूला से क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आए, चाहे एक्स्ट्रा कुछ आपको क्वेश्चन आपको मिले, आप हमको डीएम करके या कमेंट में ये बोल के आप हमसे पूछ सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग सबसे पहला इस चैप्टर का सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोग करने वाले हैं, और भी क्वेश्चंस को किए हैं लेकिन अब जो हम लोग न्यूमेरिकली पर्सनली ऑन कर दिए हैं सिर्फ उसको ये जो करेंगे सॉल्व, वो पहला क्वेश्चन ये है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, टू चार्जेस 5 × 10⁻⁸ कूलम एंड -3 × 10⁻⁸ कूलम। याद करिए, हम आपको बता चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ये जो आपका फोर्स वाला था फार्मूला जो पहले पढ़े थे, वो लोग दोनों में सिर्फ क्या होता था, चार्ज जो लेते थे वो क्या लेते थे, इसका में कि वो पॉजिटिव में ही लेते थे। नेगेटिव साइन क्या था, सिर्फ इंडिकेशन का काम करता था और कुछ काम नहीं करता था। ठीक है। आर लोकेटेड 16 सेंटीमीटर अपार्ट एट वाट पॉइंट्स ऑन द लाइन जॉइनिंग द, क्या बोला यहाँ पर, एट वाट पॉइंट्स। यहाँ बोल रहा है पॉइंट्स, मतलब कि यहाँ पर दो दो पॉइंट निकलेगा, जहाँ पर दो दो पॉइंट पे क्या निकलेगा, ज़ीरो का वैल्यू निकलेगा। और कहाँ कहाँ दो पॉइंट पे निकलेगा वो चीज़ हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस इज़ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़ीरो। अब क्या बोला यहाँ, मेन फंडा यहाँ बताया है कि वो कौन सा टू पॉइंट्स है, 2 पॉइंट्स या 3 पॉइंट्स या 4 पॉइंट्स, कितना पॉइंट्स निकलेगा, कौन सा ऐसा पॉइंट्स है कितना कितना पॉइंट जिसमें पोटेंशियल क्या हो, ज़ीरो हो। ये लोग दोनों का नेट पोटेंशियल, यहाँ पोटेंशियल बोला है दो चार्जेस का, तो मतलब कि नेट पोटेंशियल, क्योंकि वी का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R। तो इसमें तो एक ही क्यू आता है, जिसमें दो क्यूब बोला गया, तो मतलब कि यहाँ पर नेट पोटेंशियल का बात किया जा रहा है। तो हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा दो पॉइंट हो सकता है। यहाँ पर हम 3 पॉइंट्स नहीं जाएगा, क्यों, अभी हम बताएंगे कि 3 पॉइंट्स तक क्यों नहीं जाएगा, 2 पॉइंट्स तक ही सीमित रहेगा। यहाँ पहली बात, दो में हम लोग दो केस में इसको बांट दे रहे हैं। पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 16 सेंटीमीटर अपार्ट बोल दिया है। क्या बोल दिया, 16 सेंटीमीटर अपार्ट, मतलब कि 0.16 मीटर अपार्ट बोल दिया है। एक या मान लीजिए क्यू चार्ज ले लेते हैं, एक को Q1 और एक को Q2 चार्ज ले लेते हैं। ठीक है, Q1 का वैल्यू ये और Q2 का वैल्यू ये। ठीक है, यहाँ तक सही है। अब देखिए, मान लीजिए कि पहला केस है ये, केस 1। मान लिया हम सपोज कर रहे हैं कि कोई पॉइंट P है इस लाइन का अंदर, ये जो लाइन ज्वाइन कर रहा है इस लाइन का अंदर कहीं कोई पॉइंट P है जिसपे क्या है, नेट पोटेंशियल ज़ीरो है। और वो अब यहाँ पॉइंट P मान लिए, तब कहीं से डिस्टेंस x मानना पड़ेगा। तो Q1 से में कि यहाँ पर मान लीजिए A है, ये पॉइंट B है, तो लेट में सपोज मान लिए AP का वैल्यू क्या है, x है, तो PB का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0.16 माइनस एक्स, यही होगा ना। अब देखिए 0.16 क्यों मीटर हुआ, क्योंकि यहाँ 16 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट किया 0.616 मीटर कर दिए। अब यहाँ पर देखिए, ये आपका हो गया x मीटर और ये हो गया आपका 0.16 मीटर। ठीक है, एक केस ये बन गया। हम दूसरा केस पे आते हैं। मान लीजिए A पॉइंट है, B पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे पॉइंट ले लिए। अब यहाँ पर इतना दूर पे नहीं लेते हैं, सामने ही लेते हैं, क्योंकि हमको तो इस केस में दूसरा केस दिखाना है ना। तो यहाँ B पॉइंट ले लिए। ठीक है, यहाँ A पॉइंट K1 Q1 Q2, ये केस 2 है। ठीक है, केस 2 है। ठीक है, अब मान लीजिए पॉइंट P तो हम लोग अंदर केस ले लिए। अब मान लीजिए अगर कहीं पॉइंट P बाहर रहा, तो अगर कोई पॉइंट P बाहर रहा, तो इस लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट पे P रहा, तो इसका एग्जैक्ट लाइन में कोई कोई बाहर लाइन पे इसका पॉइंट P रहा, तो तब वहाँ पर भी तो नेट पोटेंशियल जीरो हो सकता है ना। ठीक है, अब देखिए अगर तीसरा केस क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर इधर भी लेंगे तो वो लाइन ज्वाइनिंग का पार्ट भी इस वैसे ही दिखाएगा, इधर भी लेंगे तो वैसे ही दिखाएगा, इसलिए हम लोग सिर्फ दो ही केस ले रहे हैं।
आप फिर आपका हो गया ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्साइल लाइन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट, उस तरह से बहुत सारा केस बन सकता है। लेकिन जो नॉर्मल दो केस होता है वो एक एक केस हो गया कि आप उस लाइन पे लीजिएगा, एक केस लीजिए कि उस जो लाइन ज्वाइन कर रहा है उस लाइन का ज्वाइनिंग लाइन पे हम लोग एक पॉइंट पी ले रहे हैं कि उस पॉइंट पे हम लोग का क्या निकलेगा, ये जीरो निकलेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ पर ए पी क्या निकल गया, आप ए पी क्या माने थे, एक्स माने थे, तो यहाँ भी ए पी को हम लोग क्या मान ले रहे, एक्स मान ले रहे हैं। तो आपका यहाँ पर पी बी क्या निकल गया, जैसे इसमें पी बी निकला था 0.16 माइनस एक्स, तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा, एक्स माइनस 0.16 मीटर। क्यों, क्योंकि ये आपका ए बी आपका है 0.16 मीटर यहाँ से यहाँ तक। तब इतना दूर का वैल्यू निकालना है तो इतना में से इतना माइनस करेंगे तो इतना का वैल्यू निकल जाएगा। तो देखिए इसमें दोनों में बस यही अंतर है कि पी बी का वैल्यू यहाँ पर 0.16 माइनस एक्स है, यहाँ पर पी बी का वैल्यू एक्स माइनस 0.16 मीटर है। तो दोनों में वही सॉल्व करने में अंतर आएगा। ठीक है, अब हम लोग नेट पोटेंशियल ले रहे हैं तो मतलब कि V1 और V2 का ऐड करना होगा, और वो क्या निकल रहा है, ज़ीरो आ रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नेट पोटेंशियल V1 प्लस V2 क्या है, ज़ीरो है। अब V1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर, KQ1 बाई, यहाँ पर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर Q1 है, यहाँ पर पे, तो यहाँ पर AP लिख देंगे। समझ रहे हैं ना क्या कर रहे हैं, यहाँ Q1 चार्ज है और यहाँ पर डिस्टेंस कितना दूर का हो गया, AP का डिस्टेंस हो गया, यहाँ पर प्लस KQ2 डिस्टेंस कितना हो गया, PV का डिस्टेंस हो गया, यहाँ पर ज़ीरो। फिर यहाँ पर KQ1 और फिर यहाँ पर डिस्टेंस कितना हो गया, AP का डिस्टेंस हो गया, और यहाँ पर KQ1 यहाँ भी BP का डिस्टेंस हो गया। ठीक है, अब यहाँ तक में कि यहाँ पर Q2 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर K कॉमन लेके ज़ीरो कर दिए, K कॉमन लेके ज़ीरो, यहाँ भी K कॉमन लेके ज़ीरो। Q1 का वैल्यू क्या है, देखिए 5 × 10⁻⁸। ठीक है, AP का वैल्यू क्या है, AP का x है, इतना x माने थे ना। फिर उसके बाद यहाँ माइनस लगेगा, क्यों, क्योंकि Q2 का वैल्यू -3 × 10⁻⁸ है, 3 × 10⁻⁸ हो गया। अब PV का वैल्यू क्या है आपको, देखिए 0.16 माइनस एक्स इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ पर भी K कॉमन लेके बाहर काट दिए, तो Q1 का वैल्यू क्या है आपका 5 × 10⁻⁸ बाय, यहाँ पर x हो जाएगा, AP का वैल्यू x है। फिर यहाँ पर माइनस लगेगा, ठीक है, -3 × 10⁻⁸ बाय x माइनस 0.16 इक्वल टू 0। आप इस सब को सॉल्व कर लीजिएगा, तो एक में x का वैल्यू आएगा 0.1 मीटर आएगा, तो आप इसको 10 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। फिर एक में आ जाएगा आपका 0.4 मीटर, तो आप उसको 40 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। मतलब कि एक बार आएगा 10 सेंटीमीटर बिटवीन ए की फ्रॉम पॉइंट ए, और एक बार आएगा 40 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट बी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन क्या था यहाँ पर, सबसे मेन कहा था आपका एक पॉइंट्स यहाँ पर था, इसीलिए हम लोग यहाँ पर दो केस लेके दिखाए हैं, 8 वाट पॉइंट्स पूछा भी है। या तभी हम लोग क्या करते हैं, अगर नहीं वो पॉइंट्स बोलेगा ही, लेकिन बहुत कोई क्या करता है एक ही केस लेता है, एक ये केस ले लेता है, चाहे एक वो केस ले लेता है, दो केस नहीं लेता है। यहाँ पॉइंट्स बोल दिया मैं कि साफ साफ आपको एक से बढ़कर केस लेना होगा जिसमें दो पॉइंट्स अलग अलग आएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ आपका स्क्रीन के सामने दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ स्पेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर हैज़ अ चार्ज ऑफ 1.6 × 10⁻⁷ कूलम डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इट्स सरफेस। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द स्पेरिकल कंडक्टर। ठीक है, यहाँ तक सही है। तो यहाँ पर क्या बोला, क्या है यहाँ पर बोला है ना कि एक स्पेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है, फिर चार्ज है आपका ये दिया हुआ है, फिर वो यूनिफॉर्मली क्या कर रहा है, उसका सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट से आ रहा है। तो पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्पेरिकल कंडक्टर का अंदर कितना होगा। तो बहुत कोई अभी इसको सॉल्व करने में लग गया होंगे, लेकिन नहीं, इसको सॉल्व तो करना ही नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है कंडक्टर के अंदर वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। क्या होता है, ज़ीरो होता है। क्यों, क्योंकि वो सारा चार्ज जो होता है ना कंडक्टर का बाहर में रहता है, रिसाइड करता है, अंदर में करता ही नहीं है। क्योंकि हम लोग इसी वीडियो इसी चैप्टर का पार्ट में
एक पार्ट में पढ़े थे हम लोग कि कंडक्टर का प्रॉपर्टी सारा पढ़े थे, इसमें हम लोग पढ़े थे कि नहीं उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ज़ीरो, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा ज़ीरो। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस समझने का खेला था। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट्स हैज़ कैपेसिटेंस ऑफ 8 pf। तो हम लोग जानते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का हम लोग पहले फार्मूला पढ़ चुके हैं, उसमें क्या होता है कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होता है, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया बाई डी, डी मतलब वही बीच का लेंथ। तो यहाँ पर 8 उसका कैपेसिटेंस का वैल्यू तो दे ही दिया, ठीक है। अब बोला है कि उसका कैपेसिटेंस फिर क्या होगा अगर व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज reduced बाई हाफ, मतलब कि जो डी है उसको डी बाई टू कर दे रहा है, क्या है जो डी है उसको डी बाई टू कर दे रहा है, ठीक है, हाफ। और फिर उसके बाद क्या कर रहा है, जो डी बाई टू है उसमें क्या कर रहा है, एक ये क्या भर दे रहा है आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भर दे रहा है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भर दे रहा है जिसका वैल्यू 6 दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है, वैल्यू 6 दिया हुआ है। मतलब कि जैसे कि डी एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका डिस्टेंस डी है, ठीक है, उसका कैपेसिटेंस दे दिया है 8 pf, मतलब कि 8 पिको फैराड दिया हुआ है, ठीक है। तो बीच का डिस्टेंस डी है। अब बोल रहा है नहीं डी नहीं है, डी के चेंज कर दिया है, क्या बोला है डी बाई टू है, तब उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, फिर डी बाई टू बोला है, फिर बोला है कि नहीं डी बाई टू क्या, अगर फिर डी बाई टू किए हैं तो उसमें क्या किया है हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दिए हैं, कि डी बाई टू का लेंथ का ही बराबर, जिसका तो फिर आपका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा। तो इस दोनों केस को हम लोग एक ही बार लेंगे और सॉल्व करेंगे, कैसे देखिए, पहले क्या बोला है सी का वैल्यू 8 pf है, ठीक है, 8 पिको फैराड मतलब कि 8 × 10⁻⁻12 फैराड, ठीक है। अब क्या बोला है देखिए, डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, डी मतलब डी का नया डी डैश का वैल्यू, जो नया डी डैश है उसका वैल्यू क्या बोला है, डी बाई टू बोला है। तो हम लोग जानते हैं, हम लोग पहले पढ़ भी चुके हैं कि अगर किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में उसका डिस्टेंस के बराबर अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाला जाए तो उसका मात्रा कितना बढ़ जाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मल्टीपल हो जाता है। मतलब कि नया सी का वैल्यू क्या हो जाता है, सी इस नया सी डैश का वैल्यू क्या होता है, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनटू जो पुराना सी का वैल्यू था वो हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो पुराना सी का वैल्यू भी चेंज है, यहाँ पर पुराना सी का वैल्यू भी चेंज है, क्यों, क्योंकि उसमें हम लोग डी बाई टू करके डाले हैं, ना कि डी में डाले हैं। तो हम लोग को क्या लिखना होगा, नया जो सी कैपेसिटेंस है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बाई डी बाई टू। ये हो सकता है ना, क्योंकि जैसे पुराना सी है, पुराना सी का वैल्यू मान लीजिए जो हम लोग इस सी का वैल्यू तो 8 pf है ही, उसका 8 पिको फैराड तो उसका है ही आपका सी का वैल्यू कैपेसिटेंस का वैल्यू। लेकिन फिर क्या बोला गया है कि नहीं उस सी का वैल्यू हम लोग क्या कर दिए हैं, घटा के डी बाई टू में कि उसका डिस्टेंस घटा दिए हैं, ई नॉट ए इक्वल टू डी बाई टू कर दिए हैं, ठीक है, ई नॉट ए इक्वल टू डी बाई टू हम लोग उसका सी का वैल्यू कर दिए हैं, ठीक है। तब हम लोग इसमें डाल रहे हैं, तब इसका वैल्यू बढ़ेगा के टाइम्स इसका वैल्यू बढ़ेगा, तो वो नया कैपेसिटेंस का वैल्यू हो जाएगा, वही चीज़ हम लोग यहाँ पर लिखे हैं। अब हम अब देख सकते हैं इस टू का हम लोग ऊपर ले आ सकते हैं ना, तो 2k इंटू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी लिख सकते हैं। अब देखिए इस c का वैल्यू ये है, मैं कि इसके जगह में c लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि पुराना c का वैल्यू क्या था, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, तब ना उसमें बस हम लोग डी बाई टू किए थे, मैं कि वहाँ पर उसका डी जो था उसका वैल्यू घट के डी बाई टू हो गया था। तो इसको हम लोग सी का वैल्यू दे सकते हैं, तो 2k इंटू सी, तो के का वैल्यू क्या है 6 है और सी का वैल्यू क्या है 8 × 10⁻⁻12 है। इसको आप सॉल्व करके 8 2 6 12 96 इंटू 10⁻⁻12 फैराड में कि 96 pf लिख सकते हैं। ये अगर आपको ये चीज़ अच्छे से नहीं दिख रहा होगा तो आप इसी को फार्मूला में बस में कि यहाँ तक हो गया, इसका फार्मूला में कि इसका बस वैल्यू पुट कर दिया, के का वैल्यू पुट कर दिया, सी का वैल्यू पुट कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग अभी तक कितना क्वेश्चन कर चुके हैं, 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो देखते हैं एक या दो और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। तो दोस्तों सुनिए, हम लोग कैपेसिटेंस का सीरीज़ वाला में जब कैपेसिटेंस सीरीज़ में रहे, कैपेसिटेंस जब पैरेलल में रहे, तो वो चीज़ का क्वेश्चन तो हम लोग पहले के वीडियो में कर चुके हैं, इसलिए मैं भी इसको नहीं कराएंगे। आप उसको जाके आप
पहले का वीडियो में देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, बहुत ही लंबा है, तो उसको हम शॉर्ट वाइज बस क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, आप उसको उस हिसाब से समझ लीजिएगा जब क्वेश्चन आएगा तो। मैं उस हिसाब से आप आराम से समझ जाइएगा जब हम अभी बता दे रहे हैं तो। जैसे कि क्वेश्चन में है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, जिसका प्लेट का एरिया हम लोग को दे दिया गया है। प्लेट का एरिया कितना दिया हुआ है, ए इक्वल टू 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, एरिया दिया हुआ है, ठीक है। और जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है भी, वो भी हम लोग दे दिया गया 100 वोल्ट दे दिया गया है, ठीक है। और जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का बीच का डिस्टेंस है वो कितना दे दिया गया हम लोग को, 3 mm, क्या है इनमें डी का वैल्यू क्या दे दिया गया है, 3 mm, ठीक है। अब mm से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 10⁻³ से डिवाइड कर, मैं सॉरी 10⁻³ से इंटू करते हैं, मतलब कि 1000 से डिवाइड करते हैं, मैं कि इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो क्या हो जाएगा, 3 × 10⁻³ मीटर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बाकायदा ये चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 8 है, एनसीईआरटी क्वेश्चन, आप उसको देख क्वेश्चन आप अपने पास रखिएगा और इस क्वेश्चन को आप समझ सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। ये चीज़ आप लोग को क्वेश्चन में आपको बताया गया है, क्या क्या ये बताया गया है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ये बताया गया है, फिर ये बताया गया है, ये 4 चीज़ बताया गया है। तब आप लोगों को क्या बोला गया है कि इसमें चार्ज कितना स्टोर हो रहा है वो बताइए। आप लोग को सीधे क्या पूछा गया है कि किस कैपेसिटर में चार्ज कितना स्टोर हो रहा है वो बताइए। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग का ए का वैल्यू दिया हुआ है, फिर आपका वी का वैल्यू भी दिया हुआ है, डी का वैल्यू भी दिया हुआ है। तो हम लोग ए और डी का मदद से कैपेसिटेंस का वैल्यू निकाल सकते हैं, मैं कि इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए बाई डी होता है ना। तो एप्सिलॉन नॉट इंटू का कितना फार्मूला होता है, हम लोग पहले के वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। एरिया कितना होता है आपका, 6 × 10⁻³ आपको दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर डी का वैल्यू तो 3 × 10⁻³ है ही, ठीक है। आप इसको सॉल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा आपका, 18 × 10⁻12, मैं कि आपका अप्रॉक्सीमेटली 18 ले रहे हैं, मैं कि ऐसे वैल्यू तो आपका इतना आएगा 17.7 समथिंग कुछ आएगा। तो आप इसको हम लोग क्या मान ले रहे हैं, 18 पिकोफैराड मान ले रहे हैं, क्या मान ले रहे हैं, 18 पिकोफैराड मान ले रहे हैं। चाहे आपका 17.9 है, मैं कि वो 17 पॉइंट समथिंग कुछ ही आएगा। आप इसको क्या करेगा, फिर इसको 18 पिकोफैराड मान लीजिएगा। 18 पिकोफैराड क्यों मान ले रहे हैं, क्योंकि 17.7 इंटू 10⁻⁻12 आ रहा था, ठीक है। तो हम इसको क्या मान लिए, 18 पिकोफैराड मान लिए। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा ना अपने बेसिस से, इतना तो सॉल्व आप लोग कर ही लेंगे अपने से। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 18 PF आ जाएगा, ठीक है। अब आपको देखिए सी का वैल्यू आ गया। अब क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू का फॉर्मूला चार्ज स्टोर जो होता है कैपेसिटर में, उसका फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इक्वल टू सी भी। तो क्यू सी का वैल्यू कितना है, 18 है, और 18 इंटू 10⁻⁻12 है, इसका वैल्यू क्या है, 100 है, ठीक है। तो दो को उसका वैल्यू घटा देगा तो 18 इंटू 10⁻10 सी हो जाएगा। तो इसका आप एंगस्ट्रम भी बोल सकते हैं, 18 एंगस्ट्रम, ऐसे एक ऊपर ऐसे करके सी दिखाते हैं, नहीं तो आप इसका ऐसे, नहीं तो 18 इंटू 10⁻10 सी भी बोल सकते हैं, ठीक है। आपको जो बोलना है बोलिए, 18 एंगस्ट्रम कूलम भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग सीधे एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी हम लोग क्या करते हैं, वर्बली ही पढ़ लेते हैं। कि मान लीजिए कोई एक कैपेसिटर है जिसमें कैपेसिटेंस का वैल्यू दिया हुआ है आपका 12 PF, ठीक है। कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 12 PF दिया हुआ है। और वी का वैल्यू क्या दिया हुआ है आपका, मान लीजिए 50 वोल्ट दिया हुआ है। ये कैपेसिटेंस दिया हुआ है और वी का वैल्यू दिया हुआ है। तो अगर आपको यहाँ पर बोल दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी निकालने के लिए, तो आप क्या करिएगा, मैंने आपको बताया है पहले, याद करिए। चलिए याद नहीं हो रहा था, आपको बता दे रहे हैं कि जब हम अभी थोड़ी देर पहले, अब कुछ ही पार्ट पहले हम लोग पढ़े थे कि एनर्जी कितना वर्क डन से जो एनर्जी कन्वर्ट होता था, मतलब कि जो ये कैपेसिटर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ाने में जो वर्क डन लगता था, वो वर्क डन एनर्जी में कन्वर्ट होता था। वही एनर्जी को हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, जो स्टोर हो रहा है कैपेसिटर में। वो एनर्जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो वो एनर्जी का वैल्यू U इक्वल टू
हाफ सी बी स्क्वायर था, जिसको हम लोग बहुत टर्म में तोड़ रहे थे। अगर सी का वैल्यू नहीं होता तो सी की जगह हम लोग कुछ और क्यू बाई भी लिख के तोड़ देते हैं। वैसे वैसे करके तोड़ सकते थे हम लोग, लेकिन यहाँ तो सी डायरेक्ट दिया हुआ है, भी डायरेक्ट दिया हुआ है, तो हम लोग सीधा सीधी इसको लिख सकते हैं u इक्वल टू में क्या, यही था फॉर्मूला, हाफ सी बी स्क्वायर। तो हाफ इंटू सी का वैल्यू क्या है 12 इंटू 10⁻12, फिर आपका हो गया यहाँ पर 50 इंटू 50। ठीक है, आप इसको सॉल्व करिएगा तो क्या हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻−8 जूल आ जाएगा। यही हो जाएगा एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। ठीक है, हम लोग इस चैप्टर का इस वीडियो में लास्ट क्वेश्चन जो भी पढ़ेंगे, इस चैप्टर का समझ लीजिए, फिर हम थोड़ा दूसरा टॉपिक में मूव ऑन करेंगे। तो इस टॉपिक का, इस वीडियो का वही लास्ट क्वेश्चन अभी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है, अ 600 पीएफ कैपेसिटर इज चार्ज बाय अ, क्या कितना बोल रहा है आपका वोल्ट, 200 वोल्ट सप्लाई है। यहाँ पर क्या है आपका 200 वोल्ट है। ठीक है, 200 वोल्ट सप्लाई मतलब कि एक कैपेसिटर C1 है, उसका कैपेसिटेंस 600 पीएफ में, C1 कैपेसिटेंस पीएफ है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे 600 इंटू 10⁻12 इक्वल टू 6 इंटू 10⁻10 फैराड, जिसको हम लोग बोल रहे हैं। ठीक है, तो वो कनेक्टेड है किससे, 200 वोल्ट सप्लाई से, मतलब कि V1 200 वोल्ट सप्लाई से। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोला गया, यहाँ पर C1 V1 क्यों ले रहा है अभी आपको पता चल जाएगा। तो उसके बाद क्या बोला है, इट इज़ देन डिसकनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई। उसके बाद क्या कर रहा है, इसको उस सप्लाई से डिसकनेक्ट कर दे रहा है। फिर उसके बाद उसको कनेक्ट किया जा रहा है एक अनदर, मैं कि पहले उसमें चार्ज दे दिया गया। ठीक है, और फिर उसमें चार्ज दे दिया, फिर उसमें उसमें वोल्टेज भी, उसमें वोल्टेज सप्लाई भी किया, कितना V1 सप्लाई किया, फिर उसके बाद 600। ठीक है, तो वो चार्ज हो गया आपका, वहाँ तक आ गया। ठीक है, वहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको यहाँ पर बोला गया इट इज़ देन डिसकनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई, वहाँ से उसका सप्लाई को काट दिया गया। फिर उसके बाद क्या किया गया, उसको कनेक्ट किया गया दूसरा अनचार्ज 600 पीएफ से। क्या किया गया, दूसरा अनचार्ज 600 पीएफ में कि एक और कैपेसिटेंस है जिसका वैल्यू क्या है आपका 600 पीएफ ही है। क्या है, 600 पीएफ ही है, मतलब कि C2 इक्वल टू 600 पीएफ, मतलब कि 6 इंटू 10⁻10 फैराड। उसको दोबारा अनचार्ज से, मतलब कि उसमें Q का वैल्यू क्या है, जीरो है। अगर Q का वैल्यू इसमें जीरो है, मतलब कि उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सप्लाई नहीं मिला था, मतलब कि V2 इसमें ज़ीरो था, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सप्लाई मिला था तभी जाकर इसमें कोई ना कोई चार्ज स्टोर हुआ है, वो चार्ज लिखा गया है, चार्ज बाई। इसमें अगर अनचार्ज है, मतलब कि इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सप्लाई नहीं है, V2 ज़ीरो है, मतलब कि आप ऐसे भी देख सकते हैं कि Q1 जो Q इक्वल टू सी बी है, Q का वैल्यू अगर जीरो है और C का कुछ वैल्यू है, मतलब कि V जीरो होगा तभी ना Q जीरो होगा। मतलब कि यहाँ बोल रहे हैं कि जैसे C का वैल्यू 1 है, तो अगर V का वैल्यू कुछ ना कुछ हुआ तो ये तो इसको इंटू इंटू करने पे तो ये ज़ीरो नहीं आएगा। यहाँ पर V का वैल्यू ज़ीरो होगा तभी ना 0 × 1 इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर V2 का वैल्यू भी ज़ीरो है। तो अब हम लोग को यहाँ पर क्या बोला गया है, वाह हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन दिस प्रोसेस। तो हम लोग एनर्जी लॉस का फॉर्मूला पढ़े हैं, डेल्टा U इक्वल टू, चलिए बोलिए साथ में, C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बाय C1 प्लस C2। तो जहाँ जहाँ पर आपको वैल्यू पता है वहाँ वहाँ वैल्यू बैठा दीजिएगा और आपका आंसर आसानी से निकल जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 6 इंटू 10⁻6 जूल। तो यहाँ पर C1 का वैल्यू ये बैठा दीजिएगा, C2 का वैल्यू ये बैठा दीजिएगा, V1 का वैल्यू ये बैठा दीजिएगा, फिर उसके बाद आपका हो गया V2 का वैल्यू ये बैठा दीजिएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो आज का वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में कुछ नई